तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट होना। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर्स होंगे, उन दो स्फेरिकल कंडक्टर्स को अगर हम आपस में अटैच कर देते हैं, दोनों कंडक्टर्स को जोड़ देते हैं, तो चार्जेस का क्या होगा? एक से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा दूसरे कंडक्टर में, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा चार्जेस का। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक दोनों चार्ज का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और जब दोनों चार्जेस का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन पर उस पोटेंशियल को कहा जाएगा कॉमन पोटेंशियल। नाम से समझ आ रहा होगा, कॉमन पोटेंशियल का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना। समझिए कि दो स्फीयर है हमारे पास, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। इसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल इस समय V2 है। अगर दोनों कंडक्टर्स को अगर हम एक वायर से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें एक वायर से, तो क्या होगा? चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। यहां से चार्जेस निकल करके इसके पास पहुंचने लगेंगे। कब तक पहुंचेंगे? ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक होगा? चार्जेस निकल करके यहां से यहां तक कब तक जाएंगे? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसको इस तरह से समझिए कि दो वाटर टैंक हैं, दो वाटर टैंक हैं, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। अगर ये 500 लीटर की है तो 1000 लीटर की है। कैपेसिटेंस दोनों की अलग अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग है। पोटेंशियल अलग होने का मतलब है कि दोनों पर वाटर लेवल अलग अलग है, दोनों पर वाटर लेवल अलग अलग है। अगर इन दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए, इन दोनों टैंक्स को पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए, तो पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर होने लगेगा। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों टैंक्स का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए, तब तक पानी का ट्रांसफॉर्मेशन एक कैपेसिटेंस से या एक टैंक से दूसरे में होता रहेगा। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी होगा। लेवल को आप समझिए पोटेंशियल, चार्जेस को समझिए पानी, और टैंक्स को समझिए कंडक्टर। ये कंडक्टर जो है वो एक टैंक की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है। इसका इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। जैसे इसमें देखा हमने, इस पर पानी कम है, इस पर पानी ज्यादा है। इसका लेवल कम है, इसका लेवल ज्यादा है, यानी इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। हो सकता है इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, इसका कम हो जाए, अल्टरनेटिव हो सकता है। अगर इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो वायर से क्या कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? चार्जेस का फ्लो होगा एक से दूसरे कंडक्टर में। कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब वो पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा कॉमन पोटेंशियल। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हमें एक कॉमन पोटेंशियल ही फाइंड करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब यही है कि जब दो कंडक्टर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसमें चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, और जो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो उसको कॉमन पोटेंशियल कहा जाएगा। वही हमें फाइंड करना है, यही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, यहां से निकल करके कितना चार्ज गया होगा कि कॉमन पोटेंशियल ये हो गया होगा। कॉमन पोटेंशियल V होने में कितने चार्जेस, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने ट्रांसफर हुए, मींस ट्रांसफर्ड चार्ज भी निकालना है। ट्रांसफर्ड चार्ज निकालने के बाद कुछ एनर्जी, पहले इन दोनों की कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, जोड़ने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा तो एनर्जी में कमी आई होगी, एनर्जी में लॉस हुआ होगा। भाई ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी में कितना लॉस हुआ, लॉस्ड एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये भी फाइंड करेंगे। तो हमें इस टॉपिक के अंदर 3 डेरिवेशन फाइंड करने हैं। पहले डेरिवेशन ये फाइंड करना है कि इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। दूसरा फाइंड करेंगे कि कितना चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर हुआ होगा। और तीसरी चीज, इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्जेस में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी, लॉस्ड एनर्जी। तो ये 3 चीजें हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ना है हमें इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में। 3 टॉपिक हमें फाइंड करने हैं। ना समझ में आया तो पूछ सकते हो। तो मैं ये बोल रहा था कि बच्चे बड़े अच्छे हैं, एक बार में समझ जाते हैं। 2 कंडक्टर हैं, कंडक्टर A है, कंडक्टर B है। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ये हम जान गए, समझ में आ गया होगा इतनी सारी चीजें। अब हम बात करते हैं किसकी, कि इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल, यानी V इज इक्वल टू
टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, Q इक्वल्स टू CV। भाई Q इज इक्वल्स टू हमने CV पढ़ रखा है। अब यहां से अगर हमें V निकालना है तो V इज इक्वल्स टू होगा Q अपॉन C। Q का मतलब चार्ज, तो दोनों का कंडक्टर चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है बेटा, यहां पर चार्ज कितना है Q1, यहां पर चार्ज कितना है Q2, तो टोटल चार्ज क्या हो गया Q1 प्लस Q2। कैपेसिटेंस की बात करें, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, तो C1 प्लस C2 ये कैपेसिटेंस हो गया। Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, पहले कैपेसिटर के लिए अगर हम Q1 निकालना चाहें तो Q इक्वल्स टू CV होता है, तो Q1 इक्वल्स टू क्या C1V1 हो सकता है। इसी तरीके से क्या Q2 इज इक्वल्स टू C2V2 हो सकता है। जी सर हो सकता है। तो Q2 की वैल्यू क्या, यहाँ पर Q1 की वैल्यू पुट कर दें, क्या होगा भाई C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या आ गया, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल किसका, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का। जब दो कंडक्टर को आपस में एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो उनमें कितना कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, उनका पोटेंशियल हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी हमें चार्जेस ना भी पता रहे कितने चार्जेस हैं यहाँ पर पहले वाले में और दूसरे वाले में चार्ज कितना है, अगर हमें चार्जेस ना भी पता रहे, हमें दोनों कंडक्टर का क्या दे दे, कैपेसिटेंस पता रहे और वोल्टेज पता रहे, पोटेंशियल पता रहे, तब भी हम कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा एक से दूसरे में निकल करके। चलो अब देखो, चार्जेस अगर ट्रांसफर होंगे तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, हम फाइंड करना चाहते हैं ट्रांसफर्ड चार्ज की वैल्यू, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर्ड चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखिए अब फिर से कंसीडर करते हैं वही कैपेसिटर, फिर से डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये है Q1 पहला वाला, ये दूसरा वाला, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। तो भाई हम मान लेते हैं कि इसमें से चार्ज निकला होगा, यहां से चार्ज निकला होगा और यहां ट्रांसफर हुआ होगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट Q डैश चार्ज will be transferred from B to A। ये A है और ये B है। हमने मान लिया कि Q डैश चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ होगा इससे इसमें, Q डैश चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है ना भाई। तो अब बताओ इसमें कितना चार्ज बचा होगा। अगर इसमें से Q2 चार्ज था इसमें पहले और Q डैश चार्ज निकल गया तो बचा कितना चार्ज होगा, अब बचेगा रिमेन्ड चार्ज। अब मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, देखो देन रिमेन्ड चार्ज ऑन B इक्वल्स टू, B पर कितने चार्ज बचे होंगे भाई, Q2 पहले था, Q डैश निकल गया तो क्या बचा Q2 माइनस Q डैश। बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर हम A पर बात करें, A पर कितना चार्ज होगा, एंड चार्ज ऑन A बिकम्स Q1 प्लस Q डैश। भाई Q डैश चार्ज कहां से निकला है, Q2 से, इस वाले से निकल गया, तो Q2 पहले चार्ज था, Q2 में से Q डैश माइनस कर दिया तो B पर चार्ज बचा Q2 माइनस Q डैश। और इस पर कितना चार्ज बचा, इस पर चार्ज हो गया, Q1 पहले था और Q डैश यहां से निकल करके आ गया तो Q1 प्लस Q डैश, इतना चार्ज इसके पास हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो, आगे क्या होगा भाई। अब हमें फाइंड ये करना है कि Q2 माइनस Q डैश जो चार्ज आया, हमें Q डैश फाइंड करना है, हमें Q डैश फाइंड करना है। तो Q डैश फाइंड कैसे होगा भाई, देखिए Q डैश अगर फाइंड करना है आपको तो Q2 माइनस Q डैश या Q1 प्लस Q डैश, इसको ले लीजिए।
Q1 प्लस Q डैश इज इक्वल टू क्या होगा भाई? Q1 की वैल्यू क्या थी? यहां से अगर Q1 की वैल्यू देखें तो Q1 इक्वल टू था C1 V1 था कि नहीं था? Q1 इज इक्वल टू, तो हम Q1 की जगह पर क्या पुट करेंगे? C1 V1 पुट करेंगे प्लस Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? अब इसका चार्ज Q डैश हो गया तो कितना हो गया? C1 और V, कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगा ना, और वोल्टेज अब कितना हो गया? जब इसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ था तो वोल्टेज कितना हो गया है? कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया है? V कॉमन पोटेंशियल हो गया है, तो हम आसानी से Q डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो Q डैश इक्वल टू क्या मिलेगा? Q डैश, ये Q1 जाकर के उधर माइनस होगा तो C1 V1 प्लस C1 V और माइनस Q1, अब C1 V1 प्लस C1 V माइनस Q1, Q1 को लिख सकते हैं C1 और V1, C1 V1 से कैंसिल हो गया, C1 V1 बचा C1 और V। अब C1 और V की वैल्यू पुट कर दीजिए। V की वैल्यू क्या आई थी अभी? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसको पुट कर देते हैं, Q डैश की वैल्यू आ जाएगी, इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। इतना रफ कर दे इधर का, Q1 इक्वल टू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये वैल्यू मिल जाएगी हमें Q डैश की, सॉरी ये Q डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो Q डैश इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इतना चार्ज ट्रांसफर होगा एक से दूसरे में, एक कैपेसिटेंस से एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। कॉमन पोटेंशियल हमने पढ़ लिया, ट्रांसफर्ड चार्ज पढ़ लिया, अब कितना लॉस होगी एनर्जी वो हम पढ़ेंगे कि लॉस्ट एनर्जी कितनी होगी, कितनी लॉस होगी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, एक से दूसरे में ट्रांसफर करने में कितनी एनर्जी लॉस होगी, ये हम फाइंड करने वाले हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं भाई। अगर हमें एनर्जी का लॉस फाइंड करना है तो इतना बताओ कि अगर हम टोटल इनिशियल एनर्जी निकाल लें, इनिशियल में कितनी एनर्जी थी, यानी पहले वाले कैपेसिटेंस की एनर्जी प्लस दूसरे वाले कैपेसिटेंस की एनर्जी, दोनों कैपेसिटर की एनर्जी को ऐड कर लें तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी, टोटल इनिशियल एनर्जी। इसी तरीके से हम टोटल फाइनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। फिर इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? लॉस मिल जाएगा। भाई अगर हमारे पास अभी एनर्जी कितनी है, मान लीजिए अभी एनर्जी 10 जूल है, हमने किसी को कुछ ट्रांसफर किया, कुछ काम किया, तो हमें हमारी एनर्जी मान लीजिए 8 जूल हो गई, तो हमने क्या किया? इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर दिया तो हमारी लॉस्ड एनर्जी हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अब इनिशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी पहले फाइंड करेंगे। इनिशियल एनर्जी ऑफ ए की इनिशियल एनर्जी होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। फिर इनिशियल एनर्जी ऑफ बी की एनर्जी कितनी होगी? हाफ C2 V2 स्क्वायर, इतनी आ गई एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? टोटल इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी। अब हम क्या करना चाहते हैं? फाइनल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं। फाइनल एनर्जी ऑफ ए की फाइनल एनर्जी, तो हाफ कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगा और वोल्टेज यानी पोटेंशियल कितना हो गया है? तो कॉमन पोटेंशियल V के बराबर हो गया है। तो फाइनल एनर्जी ऑफ बी की फाइनल एनर्जी फाइंड करें तो हाफ C2 V स्क्वायर, क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अब बराबर हो चुका है, इसलिए दोनों में V स्क्वायर लगा। इनिशियल में दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। टोटल फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? तो टोटल फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ V स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा C1 प्लस C2, हाफ C1 प्लस C2 ये बचेगा। इतना नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं इसको रफ करके। समझ में आ गया होगा इतना?
स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? चलिए आगे देखिए, इसको रफ कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? लॉस एनर्जी। तो लॉस कैसे आएगी? टोटल इनिशियल एनर्जी में से टोटल फाइनल एनर्जी माइनस कर दें तो हमें लॉस्ड एनर्जी मिल जाएगी। टोटल इनिशियल में से टोटल फाइनल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल लॉस्ड एनर्जी मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे अब? लॉस्ड एनर्जी। एनर्जी में कितना लॉस हुआ? तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2, यही आएगा। हमने इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दिया। दिख रहा है सभी को? ना दिख रहा हो तो हम, नहीं दिख रहा है, जो बोल रहा हूं वो तो सुनाई दिया होगा। चलो आगे देखो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? V की वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू क्या थी? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका होल स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई C1 प्लस C2। तब देखिए यहां पर होल स्क्वायर लगा है, इसका होल स्क्वायर होगा और यहां पर C1 प्लस C2 लिखा हुआ है तो C1 प्लस C2 से एक कट जाएगा क्योंकि 2 है ना, यहां पर पावर 2 लगी है, इसका मतलब 2 होगा। एक कट जाएगा, क्या बचेगा भाई? बचेगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहां बचेगा C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बचेगा C1 प्लस C2, क्योंकि एक तो कट चुका, डबल था, एक कट गया, बचा एक, इससे एक कट चुका है। अब आगे देखिएगा, अगर हम एलसीएम ले लें C1 प्लस C2, हमने क्या किया? C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और हाफ तो बाहर है ही, हाफ तो टोटल बाहर है क्योंकि इन दोनों में कॉमन है हाफ, तो हमने हाफ बाहर ले लिया। यहां से बचा C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस यहां पर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे हम? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला? C1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, वही A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फॉर्मूला लगाया गया है। अब देखिए हाफ बाहर लिखा हुआ है, डिवाइडेड में क्या है? C1 प्लस C2 है, इसको रहने दीजिए, C1 प्लस C2 रहने दीजिए एज इट इज। यहां देखिए C1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या बनेगा? ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब ये सारे टर्म्स माइनस हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस इसको लिखा जा सकता है 2 C1 C2 V1 V2। इतना समझ में आ गया सभी को? अब देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस माइनस में था, कैंसिल हो गया। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको हम लिखने वाले हैं, इतना नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। गौरव सिंह है। चलो आगे देखो भाई, जो बचा टर्म उसमें देखते हैं क्या आएगा, लॉस्ड एनर्जी। तो भाई यहां से देखो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा और यहां पर क्या रहेगा? अपॉन में C1 प्लस C2 भी रहेगा, वो तो हटने से रहा, खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है वो तो। अब देखो यहां पर क्या क्या बचा? यहां बचा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, यहां पर C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर और बचा 2 C1 C2 V1 V2।
अगर देखा जाए तो सब में C1 C2 है। यहाँ पर देखो C1 C2 इसमें है, C1 C2 यहाँ पर है, C1 C2 यहाँ पर भी है, यानी C1 C2 कॉमन हो सकता है। तो हमने क्या किया, C1 C2 को कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ से बचा V2 स्क्वायर, यहाँ से बचा V1 स्क्वायर, कहाँ गया, प्लस V1 स्क्वायर, और यहाँ से बचा माइनस, यहाँ माइनस होगा, -2 V1 V2। हाँ बेटा, हाँ ये आएगा C1 C2 V1 माइनस। डायलेक्ट्रिक्स क्या है, व्हाट इज डायलेक्ट्रिक? देखो होता क्या है कि कोई सब्सटेंसेस ऐसे हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंडक्टर ना होकर के इंसुलेटर है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस ऐसे हैं जो इंसुलेटर होते हुए भी, अगर ये डायलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी एक नेगेटिव प्लेट है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। बट अगर इसके बीच में हम एक इंसुलेटर लाके रख दें, इसके बीच में एक इंसुलेटर लाके रख दें, तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा भाई, इंसुलेटर में चार्जेस होते हैं बट वो फ्री नहीं होते। ऐसा नहीं कि इंसुलेटर में चार्जेस नहीं होते, जैसे कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, तो इंसुलेटर में कैसे चार्जेस होते हैं, बॉन्ड चार्जेस होते हैं। इंसुलेटर में होते हैं बॉन्ड चार्जेस, कंडक्टर में होते हैं फ्री चार्जेस, इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। बट इंसुलेटर में क्या होते हैं, बॉन्ड चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस नहीं होते। तो वो इंसुलेटर के मॉलिक्यूल से न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ पाते हैं, बस रहते हैं वही मॉलिक्यूल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, बट बाहर नहीं आ पाते। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंस तो होगा, मौजूद तो होंगे, बट वो बाहर नहीं आ सकते, मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बस फ्री चार्जेस नहीं होते, बॉन्ड होते हैं, वो न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए उनको बॉन्ड चार्जेस कहा जाता है। अब इंसुलेटर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। इस तरह से इंसुलेटर भी क्या होता है, इंसुलेटर भी चार्ज हो जाता है। इंसुलेटर के अंदर भी क्या आ जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, क्योंकि इसका हर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और हर एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। जिससे क्या होगा कि हर एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, हर एक मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि इसका नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से ये पूरा यूनिफॉर्मली इसी तरीके से अटैच हो जाएगा, इसके नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। इस सब्सटेंस को, यानी इस तरीके का जो प्रॉपर्टी दिखाता है, इस तरह के मटेरियल को कहा जाता है डाइइलेक्ट्रिक्स। यानी इंसुलेटर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो वो भी क्या क्रिएट कर जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसको कहा जाता है डाइइलेक्ट्रिक्स। ऐसे सब्सटेंसेस को डाइइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। एक पेपर का टुकड़ा भी एक डाइइलेक्ट्रिक्स है, ऐसा डाइइलेक्ट्रिक्स रखा जा सकता है। और ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये घटना जो घट रही है, जिसमें एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो जाते हैं, इस घटना को कहते हैं पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को कहा जाता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर पर और नेगेटिव चार्ज एक कॉर्नर पर अरेंज हो जाते हैं, और अंदर क्या क्रिएट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब इसके कारण की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ई डैश मान लें अगर हम, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये है कैपिटल ई, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हम ई डैश कह रहे हैं। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, वो थोड़ा सा इफेक्ट कर देता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। अच्छा, रखने का फायदा क्या है फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कम कर देता है, बट क्या करता है, वो पोटेंशियल को डाउन कर देता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगा तो पोटेंशियल डाउन होगा। अगर पोटेंशियल डाउन हो सकता है, हमने पढ़ रखा है, पहले इनिशियली पढ़ा था कि अगर किसी भी तरीके से आपको चार्जेस देने हैं, तो चार्जेस देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पोटेंशियल को डाउन कर दीजिए।
अगर आप पोटेंशियल डाउन कर दोगे तो आप ऑटोमेटिक चार्जेस और दे सकते हैं। जब हम पोटेंशियल डाउन कर देंगे, पोटेंशियल डाउन कैसे होगा, बीच में इलेक्ट्रिसिटी क्या भर दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक भर दीजिए। अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक आया तो क्या क्रिएट करेगा, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई तो पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा, अगर पोटेंशियल रिड्यूस होता है तो आप और चार्जेस उसको दे सकते हैं। ये है फायदा इसका। तो मे भी समझ में आया होगा डाइलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन एक घटना है और डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक सब्सटेंस है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है जब वो कहां रखे जाएंगे, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे तब। और कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया है? हाँ गौरव। बेटा इसके अंदर करंट पास नहीं होगा, इसके अंदर करंट पास नहीं होगा, बस ये डाइलेक्ट्रिक इसलिए लगाया जाता है कि आप इसको और चार्जेस दे सको। इससे पोटेंशियल डाउन हो जाता है, पोटेंशियल कम हो सकता है। इसके अंदर हमें करंट नहीं पास कराना, इसमें करंट पास होगा भी नहीं, क्योंकि बॉन्ड चार्जेस है वो करंट पास नहीं करेगा, तो हमें इसमें करंट नहीं पास कराना है। सिर्फ काम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउन करेगी, जिससे पोटेंशियल डाउन होगा और हम और चार्जेस दे सकते हैं। ठीक है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को डाउन करना है। क्लियर, समझ में आ गया? तो आज की क्लास इतना ही। कल पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के बाद फिर कुछ और टॉपिक्स भी बचे हुए हैं इस चैप्टर के, वो टॉपिक्स पढ़ करके फिर चैप्टर खत्म होगा। 1-2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 या 3 क्लासेस लगेंगे ये भी और। ठीक है।